ओके। सो आज जो है न्यू टॉपिक है। टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ टॉट हो गया था, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी किए थे, राइट। अभी आज आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये भी पूछ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था। व्हेन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड, आंसर मस्ट बी 1872। एंड वही अभी तक हमारे कंट्री में चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हम किसे बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्चुअली, वो समझना आज बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है। बिफोर द एग्रीमेंट देयर इज एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, एंड बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर देयर इज प्रपोजल और ऑफर। तो हमें ये समझना है, पहले क्या होता है कि सपोज देर आर टू पार्टी ए एंड बी। अब इनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। तो अभी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पार्टी है, देर आर टू पार्टीज ए एंड बी, सो वन पार्टी क्या करेगा, वन पार्टी ऑफर द प्रपोजल। ये क्या करेगा, पहले एक प्रपोजल तैयार करेगा, प्रपोजल देगा। किसको देगा प्रपोजल, बी को देगा। और जब बी इसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। सो एक्चुअली a proposal is given by A to B and B gives his assent। B जो है वो अपना मंजूरी देता है, अपना वो assent means what, वो हाँ बोलता है, बोलता है ठीक है। अगर ये हाँ बोल दिया, मंजूरी दिया, तब आता है एक्सेप्टेंस। So acceptance, and after the acceptance, if both are agree of the all terms and conditions of the agreement, agreement में जो भी terms है, जो भी conditions है, अब दोनों A एंड B दोनों पार्टी अगर तैयार है तब बनता है एग्रीमेंट। क्या बनता है, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। एंड फाइनली इफ द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ, अगर एग्रीमेंट अब लॉ से एनफोर्सेबल है, इट मीन्स व्हाट कि अगर लॉ से एनफोर्सेबल है। सपोज यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट ऑन दी स्टैम्प पेपर। अगर स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट बन रहा है, स्टैम्प पेपर क्या हो जाएगा, एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स व्हाट, इट इज सपोर्टेड बाय द लॉ, ये लॉ से सपोर्टेड है, तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट a party has to make a proposal to the second party. If the second party gives his assent to the first party, then that is called the acceptance. If both are agree from the each and every conditions and terms of the proposal, that is called agreement, and the agreement is enforceable by the law, then it becomes the contract. Clear? ये समझ में आया? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट जो है ए जो है बी को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, बी ने उसको पहले पढ़ा, अच्छे से रीड किया, समझा, जाना, टर्म्स एंड कंडीशन को समझा, और फिर अपना एक्सेप्टेंस दिया, मीन्स अपना असेंट दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर दोनों के बीच में बनता है एग्रीमेंट, एंड फाइनली द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय द लॉ और एनफोर्सेबल बाय द लॉ, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज P एंड Q दो पार्टी है। अब जो P को अपना लैंड बेचना है, अपना प्रॉपर्टी बेचना है, इसके पास एक लैंड है, बेसिकली Q को देना है। P जो है वो Q के पास गया, अब बोला कि अगर आप ये लैंड खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। दिस इज द प्रपोजल। P एक प्रपोजल लेके जाता है, Q को बोलता है कि मैं अपना लैंड आपके हाथों बेचना चाहता हूँ। इट मीन्स व्हाट, दिस इज एन ऑफर, दिस इज अ प्रपोजल। इन्होंने प्रपोजल दिया, Q बोला कि ठीक है मैं आपका लैंड खरीद लूँगा,
सो दैट इज कॉल्ड दी व्हाट, इसे हम क्या बोलेंगे कि क्यू जो है उसमें एग्री हो गया, क्यू जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस हुआ तो पी कंडीशन बोलते हैं। कंडीशन क्या बोलते हैं कि बेसिकली मेरा लैंड जो है वो एक्चुअली 1 करोड़ का है। कितने का है? 1 करोड़ का है। क्यों बोलता है अगर निगोशिएट करता है तो कर भी सकता है, अगर निगोशिएट नहीं करता है तो बोलता है ठीक है हम 1 करोड़ में आपका लैंड हम खरीद लेंगे। अब जो ये बोला कि हम खरीद लेंगे, दैट इज द एग्रीमेंट। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट जब बन गया, अब ये लैंड को, अब तो जस्ट क्या दोनों आपस में बातें कर लिया ओरली, लेकिन अब जो है इसका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ए जो है वो बी के, सॉरी पी जो है वो क्यू के नाम पे वो लैंड करेगा। इसके लिए क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अब लैंड का रजिस्ट्रेशन होगा, तब जब रजिस्ट्रेशन होता है क्यू के नाम से, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? सिंपल एग्जांपल। ओके गुड। तो बेसिकली एग्रीमेंट इक्वल टू एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल राइट। इट मीन्स व्हाट? जैसे द लॉ, तो आप देख सकते हो अंडर द लॉ और लीगल राइट, उसके अकॉर्डिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो दो आप देख रहे हो, ये 2 इक्वेशन से भी आप समझ जाओगे। सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा ये क्या है? एक्सप्रेशन है, इससे भी आप समझ जाओगे। क्लियर? एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल राइट। ओके ओके डन, गुड। Okay, so let's see one by one. Introduction. Proposal. When one person signifies to another his willingness to do. अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एग्रीमेंट जो है एक तो होता है ठीक है उनके विलिंगनेस के लिए, उनके मंजूरी के लिए, जो सामने वाली पार्टी है उसके मंजूरी के लिए बोलता है या तो करो, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एक मिनट, doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब यहाँ पे बोलेंगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है कुछ करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अब कुछ ना करने के लिए भी बोल रहा है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज एक एक्टर है, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान। शाहरुख खान और एक डायरेक्टर है, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई भी डायरेक्टर, जैसे हम बात करते हैं अनुराग कश्यप। अब देखो अनुराग कश्यप जो है एक प्रपोजल दिया शाहरुख खान को कि एक काम करो, जब तक आप मेरे फिल्म में काम कर रहे हो, मेरे फिल्म में जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप किसी दूसरे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का काम नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। उसको रोक रहा है कि आप दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का काम आप नहीं करेंगे जब तक कि मेरा फिल्म कंप्लीट ना हो जाए। अब इस तरह का मीन्स व्हाट? तो यहाँ पे उसको रोक भी रहा है, तो रोकने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, करने के लिए भी हो सकता है और रोकने के लिए भी हो सकता है। क्लियर ना? ओके, तो ये एक प्रपोजल है, ठीक है, एक मिनट। Second point, as I told you, acceptance. When the person to whom the proposal is made, जिसके लिए proposal बनाया गया है, ठीक है ना, signifies his assent thereto,
वो अपना असेंट, असेंट मीन्स वर्ड, वो हामी भर देता है, वो हाँ बोल देता है, यस बोल देता है। आई बात समझ में, मतलब वो मंजूर कर लेता है। आई बात समझ में। तो असेंट देयर टू द प्रपोजल इज से टू बी एक्सेप्टेड। वो ऑफर है, ऑफर को देखो, प्रपोजल को दूसरा नाम है ऑफर, इसी को ऑफर भी बोल सकते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। आप जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिस। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द, आप ध्यान देना, अब यहाँ पे जो प्रपोजल होता है, अब एक्सेप्टेंस होता है, तो एक्चुअली जो प्रपोजल को बनाया है इसे बोलता है प्रोमिसर। जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है सेकेंड पार्टी मीन्स फर्स्ट पार्टी हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, and second party who assents his consent to the proposal, this is called promisee। आई बात समझ में। तो यहाँ पे प्रोमिसर जो ऑफर बनाता है या ऑफर लेके जाता है, और सेकेंड प्रोमिसी मीन्स व्हाट, द पर्सन हु गिव्स हिज असेंट टू द प्रपोजल, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, प्रोमिसी। ये याद रखना, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर। ओके, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर, बिकॉज जब एक्सेप्टेंस होता है तो यहाँ पे प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस हैज टू थिंग्स, वन पार्टी, फर्स्ट पार्टी हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, एंड सेकेंड पार्टी हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। ओके, क्लियर? ओके, डन, गुड। नाउ एग्रीमेंट, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। in simple words, agreement equal to offer plus acceptance। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, agreement equal to offer plus acceptance। अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अपना असेंटमेंट दे दिया, मंजूरी दे दिया, हाँ बोल दिया, तो वही बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मे बी ओरल और मे बी इन रिटर्न, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अभी तक एग्रीमेंट ही है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ये एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ, मीन्स लॉ से एनफोर्स्ड हो जाएगा, लॉ से एनफोर्सेबल होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट आप देख रहे हो, एग्रीमेंट जो है वो टू टाइप का हम बोल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड है वाइड एग्रीमेंट। अच्छा, ये वाइड एग्रीमेंट क्या है? वाइड एग्रीमेंट क्या है? अब ये एग्रीमेंट सिंपल हम बोल सकते हैं, एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट मीन्स नॉट enforced by law। so the agreement which is not enforced by law is called wide agreement। ये जस्ट यूं ही एग्रीमेंट है, मतलब इसमें किसी तरह का जो है लॉ का एनफोर्समेंट नहीं है। एंड द एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ए बी को बोलता है कि कल हम दोनों मिलके खाना खाएंगे, हम लोग होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां पे हम लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, ठीक है। अब ए बोला, प्रपोजल दिया बी को कि कल हम लोग डिनर करेंगे, क्या आप आ रहे हो? बी बोला ठीक है हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं। बी भी अपना असेंट दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया उनके प्रपोजल को कि ठीक है हम कल साथ में डिनर करेंगे। इट मीन्स व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये दोनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट हो गया, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस बी डज नॉट गो एट देयर। अब बी जो है वहां नहीं जा रहा है, बी जो है अब होटल में डिनर करने नहीं जा रहा है, कोई कारण से या किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो गया है या एनीथिंग। तो एक्चुअली दिस इज नॉट कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज सच काइंड ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ। ये जो एग्रीमेंट है वो लॉ से एनफोर्स्ड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट हम बनाए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ। ओके, क्लियर? गॉट इट?
ओके आप देखो सेकेंड थिंग्स, अब मान लो कि ए जो है एक गवर्नमेंट है, सपोज ए इज अ गवर्नमेंट या ए इज एन एजेंसी, एक कोई कंपनी है या कोई एजेंसी है या कोई एग्रीमेंट है, सपोज ए एक कंपनी ऑनर मान लेते हैं, तो ए इज द ऑनर ऑफ अ एबीसी कंपनी, एबीसी एक कंपनी है जिसका ऑनर है ए। बी इज एन एम्प्लॉय, बी क्या है, एक एम्प्लॉय है, ध्यान से देखना बी एक एम्प्लॉय है। अब जो है ए ने इसको ऑफर दिया जॉब का कि मैं तुमको ऑफर देता हूँ जॉब को कि मेरे यहाँ पे ये सीट वैकेंट है, आप आ सकते हो। बी बोला कि ठीक है हम आएंगे आपके यहाँ पे जॉब करेंगे। अब बी जो है वहाँ पे जॉब करने गया, तब इन्होंने क्या बोला कि ठीक है एक एग्रीमेंट साइन करो। अब एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन से साइन कर दिया। अब बी जो एग्रीमेंट साइन कर दिया, लेकिन जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन है उनके अगेंस्ट अगर बी किसी भी तरह का एक्ट करता है, देन एक्चुअली इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ये। और जो टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्ट बी करता है, ए कैन टेक एक्शन अगेंस्ट बी, बिकॉज एग्रीमेंट बिकेम द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये क्लियर? ओके डन। Okay, it means what? All the contracts are agreement, but all the agreements are not the contracts. आप देख सकते हो कि पहला फर्स्ट एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। बट सेकेंड एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एनफोर्स्ड बाय द लॉ। इसलिए ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप ये समझ में आ गया, राइट? क्लियर? गुड, जस्ट अ मिनट, कुछ कट रहा है। ओके नेक्स्ट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी या एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सच काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिजेक्टेड और कैन बी कैंसल्ड ड्यूरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। अब टर्म्स एंड कंडीशन है, सपोज कि अभी ए जो है एक ऑनर है किसी भी एबीसी कंपनी का, अब बी जो है वो एम्प्लॉय है। अब बी काम कर रहा है इसके यहाँ, नो डाउट, बट अभी बी को जो है जाना है, बी को किसी भी प्रॉब्लम में फंस गया है और बी को ये कंपनी लीव करना है, छोड़ना है, जाना है। जबकि उसमें कंडीशंस दे दिया था, उसमें क्या दिया था कंडीशंस कि इफ़ यू लीव द कंपनी देन यू हैव टू गिव योर रेजिग्नेशन बिफोर 1 मंथ। उसमें टर्म्स था कि अगर आप कंपनी छोड़ोगे तो आपको 1 महीने पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने रिजाइन नहीं दिया, लेकिन उसको कुछ इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, अब उसको जाना है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, बट दिस इज द वैलिड रीजन बी कैन लीव द जॉब। ए जबरदस्ती नहीं कर सकता है यहाँ पे। इस सच काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others. अब वहाँ पे ये टर्म्स नहीं लिखा है कि मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तब भी आपको इस तरह का जो है टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो सच काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वाइडेबल। क्लियर? आया समझ में सोनाली? ओके नाउ इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपको पहले बता चुका हूं, नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज आई टोल्ड यू। लाइक सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कोई सोशल एग्रीमेंट है, रिलीजियस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज आई टोल्ड यू। जैसे सपोज वन फ्रेंड ऑफर्स द सेकेंड फ्रेंड टू गो एट समवेयर
टू गो टू द पिकनिक, बट अगर सेकेंड पर्सन, सेकेंड फ्रेंड नहीं जा रहा है, दिस काइंड ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट, एंड सोशल एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, दैट्स वाई दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वी कैन से कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो नो एवरी एग्रीमेंट is not contract. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation. अब यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल ड्यूटी होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, सो दैट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट. आई होप ये समझ में आ गया होगा. सी हियर, this is the social obligation and this is the legal obligation. चलो एक अभी हॉट टॉपिक चल रहा है. अभी एक हॉट टॉपिक ये है कि लॉरेंस बिश्नोई थ्रेट्स सलमान खान. अब सलमान खान को उन्होंने धमकी दिया कि हम तुमको मार डालेंगे. सोसाइटी के, कंट्री के कुछ लोग इनको सपोर्ट भी करता है, मीन्स व्हाट, सोशल ऑब्लिगेशन बोलता है कि ओके लॉरेंस बिश्नोई जो बोला है वो गलत नहीं है, वो सही है. But that statement and such kind of the activities not supported by the law. इस तरह के एक्टिविटीज को लॉ सपोर्ट नहीं करता है. दिस इज जस्ट द सोशल ऑब्लिगेशन, दिस इज जस्ट द व्हाट, सोशल एग्रीमेंट. तो हम इसे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. लेकिन अगर मान लो कि अगर कुछ पर्सन बोल रहा है कि नो, एक्चुअली जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, मीन्स व्हाट, द ड्यूटी मस्ट बी परफॉर्म्ड, the obligation must be performed, that is the what, legal obligation. आई बात समझ में? तो social obligation and legal obligation, an agreement giving rise to social obligation is not a contract. आप देख सकते हो social obligation जो है that is not the contract, but agreement giving rise to legal obligation is a contract. अगर legal obligation है तो उसे हम contract बोलेंगे. Actually social obligation is not covered under the Indian Contract Act 1872, but legal obligation is covered under Indian Contract Act 1872. ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है. लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए. एक एग्जांपल और देख लो. An agreement between two persons to go together to cinema or for a walk or for a dinner is an agreement of social nature and not covered under Indian Contract Act 1872. So such kind of the obligation is what, social obligation, and it is not covered under the Indian Contract Act 1872. That's why this is not the contract. Domestic agreement between husband and wife is also not a contract. What happens, Purti? नेटवर्क सर प्रॉब्लम. आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने कट किया और बाद में ज्वाइन ही नहीं हो रहा था. ओके बेटा, ठीक है. अच्छा वीडियो आप देख लेना थोड़ा. आप लोग को भी आवाज नहीं आ रही हाँ. क्या? क्या? नहीं नहीं, आवाज प्रॉपर है. अच्छा मैं सोनाली से पूछ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, इधर ठीक है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उधर नेटवर्क का इशू होगा. ओके, तो मैं यहाँ बता रहा था अभी कि जो सोशल ऑब्लिगेशन है या सोशल एग्रीमेंट है, इट डज नॉट कम्स अंडर द ICA 1872. ICA मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर नहीं आता है. इट मीन्स दैट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्जाम्पल के लिए जरा सोचो, अभी दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल चला गया, ठीक है. अब मान लो कि एक हस्बैंड जो है उन्होंने क्या किया, एक कमिटमेंट किया. उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है, इस बार दिवाली में जो मुझे बोनस मिलने वाला है, उस बोनस से मैं तुमको एक डायमंड नेकलेस खरीद के दूंगा. अब डायमंड नेकलेस खरीद कर दूंगा, इन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, बट उन्होंने नहीं दिया, वाइफ को डायमंड नेकलेस नहीं दिया. तो सच काइंड ऑफ द एग्रीमेंट does not comes under the ICA 1872. It means what, this is not a contract. तो डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बिटवीन मदर फादर, बिटवीन डॉटर फादर,
जो भी पर्सन है, अगर डोमेस्टिक कमिटमेंट है, डोमेस्टिक ऑफर है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो ये सब क्या है, सब सब सोशल ऑब्लिगेशन है। डोमेस्टिक, ऑल दी डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस आर दी सोशल ऑब्लिगेशन। क्लियर? ओके, डन, गुड। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रीड करना है और आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कीजिए एंड देन यू गिव द आंसर। देयर आर 4 ऑप्शंस। Ashwin and Ashima were married in February 2020. In March 2020, Ashwin asked Ashima to take care of all their household work, such as cooking, cleaning, and other domestic chores, as he was very busy with his professional responsibilities. Ashima claims that this amounts to treating her like a maid servant and constitutes an offense under section 498A of the IPC. देखो, अंडर सेक्शन 498A इट कम्स इन डोमेस्टिक वायलेंस। ध्यान, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी मीन्स इंडियन पिनल कोड। अप्लाइंग द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन, इज सी लाइकली टू सक्सीड। अब इसका आपको आंसर देना है। Okay, what is the option? अभी मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस आर नॉट द लीगल ऑब्लिगेशंस, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस आर द सोशल ऑब्लिगेशन। चलो, मैं इतना हिंट दे दिया हूं, अब बताओ आंसर। तो फिर ऑप्शन बी होगा, नहीं तो डी होगा। ओके, गुड। तो कौन सा है? बी। सोनाली, बी, राइट? सोनाली सेज बी एंड पूर्ति बी। बी। ओके, एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो सिंपल, यस, सिंस अश्विन हैड ओनली आस्क्ड अशीमा टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क एंड नॉट फॉर अदर्स, तो ये गलत है। नो, सिंस, हाँ, नो, सिंस अश्विन हैड ओनली आस्क्ड अशीमा टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क, ओके, नॉट फॉर द अदर्स। डी क्या है? नो सिंस थ्रेटिंग, सॉरी, no, since treating a married woman like a maid servant would not amount to an offense under that section. Actually D नहीं होगा because there is an act, मैं इसलिए बता दिया हूँ आपको कि 498A, सेक्शन 498A, दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ध्यान, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब मान लीजिए कि जो असीमा है, अब असीमा के मतलब वो नहीं करना चाहती है वो चीज़ें, अब फिर उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली करवाएंगे। अगर अश्विन असीमा से अगर फोर्सफुल्ली काम करवाते हैं, देन इट कम्स अंडर द इंडियन पिनल कोड 498A, तब जो है होगा। लेकिन यहाँ पे कि जस्ट यूं ही बोला है, दूसरा काम नहीं, सिर्फ वो बोला कि मैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास टाइम नहीं बचता है, इसलिए आप घर का ये सब काम कर लो, तो इट इज जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन। तो आंसर मस्ट बी बी, आंसर डी नहीं होगा। जैसे डी में कन्फ्यूजन था, डी नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती कोअर्सन, मतलब फोर्सफुल्ली, अब मान लो असीमा बीमार है, अब असीमा जो है प्रेग्नेंट है, या असीमा को जो है इनेबल है, इनकेपेबल है, नहीं कर सकती है, और फिर उसको बोलेंगे करने के लिए, दैट इज फोर्सफुल्ली। क्लियर? तब हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर।
Okay. Now, look the chart. Difference between agreement and contract. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेसिस फॉर कंपैरिजन. मीनिंग, पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है. एग्रीमेंट व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made with requisite consideration, it is an agreement. As I told you, if the second party, for that party the proposal or offer is made and that party is accepted that proposal, that is the agreement. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी कंसिडरेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सबको एक्सेप्ट किया है. अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया, मीन्स एग्रीमेंट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अगर एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्सेबल है देन हम बोलेंगे उसको कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. एलिमेंट देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीमेंट. और ये मैं बता चुका हूँ, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी. इट कम्स, ये जो डेफिनेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमारा जो ICA है, मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो डेफिनेशन है मैं वही बता रहा हूँ. तो इसका जो डिफाइंड है डेफिनेशन किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2A ऑफ द ICA 1872, and it is also given in section 2H in ICA 1872. इन राइटिंग नॉट नेसेसरी. मैंने बता दिया कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. इट मे बी रिटर्न और इट मे बी ओरल, बोथ, ये दोनों हो सकता है. नॉर्मली इन रिटर्न और रजिस्टर्ड, बताया ना कि ये रिटर्न होता है और रजिस्टर्ड होता है. जैसे मैंने आपको बताया था लैंड वाला, कि जब तक वो लैंड जो है P से Q को रजिस्टर नहीं करवाएगा रजिस्ट्रेशन के, तो उसका नाम उस पर नहीं आएगा, तब तक उस पर लीगल राइट नहीं बनेगा. इसलिए ये एग्रीमेंट जो है रिटर्न होता है और रजिस्टर्ड होता है. लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. जो एग्रीमेंट है उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है. क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट, इफ समवन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता, उसको तोड़ता है. इन दैट सिचुएशन लॉ इज एप्लीकेबल एंड जो भी प्रोसिक्यूटर है, जो भी प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कैन सू द केस, कैन लॉज द केस अगेंस्ट द ऑफेंडर. नेक्स्ट है वन इन अदर. एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. एज आई टोल्ड यू, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. बट ये देखो, स्कोप, एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है. वाइड क्यों बोलते हैं अब, बिकॉज अब हर चीज़ के लिए तो आप एग्रीमेंट के लिए तो आप क्या करोगे, स्टैम्प पेपर पर तो नहीं लिखवाओगे. जैसे मान लो कि आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने फ्रेंड से, सबके साथ एग्रीमेंट करते हो ओरली, कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, मैं यहाँ पे मार्केट चली जाऊँगी, मैं शॉपिंग कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी. ये सब क्या है, एक एग्रीमेंट ही है. तो इसलिए हर जगह पे एप्लीकेबल है. ये वाइड रेंज में होता है, लेकिन ये नैरो रेंज है, ये बहुत ही कम. जैसे प्रॉपर्टी है या जॉब कर रहे हैं, या हर जॉब में, हर ऑफिस, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर ऑफिस में या हर जॉब में जो है एग्रीमेंट नहीं होता है. कुछ ऐसे भी जॉब होते हैं जहाँ पे बिना एग्रीमेंट के भी जॉब करते, ओरली बोल दिया ठीक है और फिर जॉब करने लगता है. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि एग्रीमेंट का रेंज वाइड क्यों है, बिकॉज इट प्लेज एट एवरीवेयर. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका रोल हर जगह नहीं है. तो आई होप ये समझ में आ गया. ओके, चलिए नेक्स्ट. मैं PDF सिद्धार्थ सर को भेज दूंगा, आप उनसे ले लेना. ओके, बाकी के मैं PDF भेज दिया हूँ. ठीक है, चलिए. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है. हम यहाँ पे ये वर्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोले हैं. अब जरा सोचो, एक सिंपल बता रहा हूँ कि A जो है B को ऑफर दिया, ध्यान सुनना, एंड B जो है वो अंडर 18 ईयर्स एज है. अब इसका उम्र जो है वो 18 साल से कम है.
और हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो अनसाउंड माइंड है, मेंटली फिट नहीं है, अनसाउंड माइंड है, मेंटली फिट नहीं है। जरा सोचो, अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बट बी इज नॉट द साउंड माइंड, बी जो है वो मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली फिट नहीं है, लेकिन फिर भी ए अगर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो दैट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि बी को ज़बरदस्ती साइन करवा लिया एग्रीमेंट पे कि साइन करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती फोर्सफुली, या उसको लालच दिया, उसको ग्रीड दिया कि अगर तुम साइन करोगे तो हम तुमको ये देंगे वो देंगे, आई बात समझ में। या अगर वो 18 साल से कम उम्र के है, या वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है, देन सच काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में, क्लियर। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो साउंड माइंड, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ओके, बोथ द पार्टीज थिंक अ लॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सिग्नेचर। तो साइन के पहले, सिग्नेचर के पहले पूरा सोचने का मौका मिलना चाहिए, फ्री थॉट होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये सब होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बता रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले बात आता है एग्रीमेंट। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, कि बोथ द पार्टी शुड बी एग्री ऑफ दैट टर्म्स एंड कंडीशन। उस टर्म्स एंड कंडीशन से दोनों पार्टी जो है वो एग्री होना चाहिए, मीन्स एग्रीमेंट। सेकेंड, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स व्हाट, विदाउट फोर्सफुल, बिना जबरदस्ती किए हुए, मतलब वो दोनों को सोचने का मौका मिले, फ्रीली वो कंसेंट दे अपना, विदाउट एनी कोअर्सन। competency of the parties, competency of the parties means what, both the parties are ready to do the legal obligation। अब जो है लीगल ऑब्लिगेशन के लिए दोनों पार्टी तैयार है। जैसे ए और बी बोलते हैं ठीक है हम लोग इसको लीगली स्टैम्प पेपर पे क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। दिस इज मीन्स व्हाट, बोथ द पार्टीज आर रेडी फॉर द लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स ये जो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें भी लॉफुल, लॉ होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, जरा सोचो, अब एक फ्लैट है, अब एक फ्लैट को किसी पर्सन को रेंट पे लेना है, अब एग्रीमेंट बनना है उन दोनों के बीच में। देखिए एग्रीमेंट अगर बन रहा, बोथ आर रेडी कि ठीक है हम आपको, जो ऑनर है, ऑनर बोलता है कि मैं आपको 6000 रुपीज़ जो है वो हर मंथ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इतना रुपीज़ अगर हर मंथ देंगे, अब ये एग्रीमेंट बन रहा है, तो अब इसके लिए बोला गया है कि जो रेंट है, ध्यान सुनना, जो रेंट का पेपर बनता है वो कम से कम 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 100 रुपीज़ का स्टैम्प होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो 50 रुपीज़ का स्टैम्प लेके आया, कितने रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का स्टैम्प लेकर के आया, उस पर वो एग्रीमेंट बनाया, सो दैट इज़ नॉट द लॉफुल कंसिडरेशन। ये भी आपको याद रखना है कि जिसके लिए जो स्टैम्प चाहिए, जैसे मान लो कि अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे प्रॉपर्टी को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, देन यू नीड 1000 ऑफ स्टैम्प। आपको कितने का, 1000 का स्टैम्प चाहिए। बट अगर आपको इंस्टीड ऑफ 1000 स्टैम्प यू ब्रिंग जस्ट ऑफ 100 स्टैम्प, तो 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प पे अगर आप करते हो, दैट इज़ नॉट द लॉफुल कंसिडरेशन। इसलिए जो लॉ का स्टेप्स है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लीगल ऑब्जेक्ट सेम मीन्स व्हाट, कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस। कहाँ जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे आपको करना रजिस्ट्रेशन। आप यूं ही कहीं पे नहीं करवा लोगे। जैसे अगर लैंड का मामला है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए यू शुड गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, एट देयर यू कैन रजिस्टर द लैंड। तो आपको वो लीगल ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट में बी इंस्टीट्यूट्स, बॉडी, पुलिस स्टेशन और एनी गवर्नमेंटल बॉडीज जहाँ पर फिट बैठता है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। अब ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए जो वाइड हो जाए। अब एग्जांपल के लिए ए जो है अगर बी को लैंड दे रहा है तो वो लैंड जो है वो ए का होना चाहिए, ए किसी और का लैंड बी को नहीं दे सकता। आई बात समझ में, क्लियर, ये सारे पॉइंट, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके
सर, जी मैम। अच्छा सुनो। हाँ बोलिए। जो आप एग्जाम्पल देते हो ना ए और बी का, हाँ हाँ। तो आप उसकी जगह हमारा नाम दे दिया करो ना, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके थैंक यू। ठीक है, मैं अब हाँ आप दोनों का नाम लूंगा, ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया आप। ठीक है, चलिए तो अभी समझ गए, मैं आगे से आप दोनों का नाम ही लूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये अंडर सेक्शन 10 में दिया हुआ है ये सारे पॉइंट कि ये होना ही चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अंडर सेक्शन 10 में नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 10 का मतलब होता है आईसीए एक्ट 1872 का जो सेक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टू पार्टीज, आप देखो यहाँ पे जो दो पार्टीज है इसमें पूर्ति और सोनाली भी हो सकती है, क्लियर। पूर्ति और सोनाली भी हो सकते हैं, सिद्धार्थ और रंजित भी हो सकते हैं, राहुल और दोषी सर भी हो सकते हैं। मतलब टू पार्टीज कोई भी हो सकते हैं, क्लियर। ओके, तो टू पार्टीज, अब यहाँ पे एक कंपनी भी हो सकती है, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे एक कंपनी भी हो सकता है और यहाँ पे एक पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे A1 करियर एकेडमी भी हो सकते हैं और एक पार्टी, और सेकेंड पार्टी सोनाली हो सकती है। मतलब इधर कंपनी, यहाँ पे दो कंपनी भी हो सकते हैं। A1 करियर एकेडमी भी हो सकते हैं और जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो भी हो सकते हैं। मतलब दो कंपनी के बीच में भी हो सकता है। टू पार्टीज मीन्स व्हाट, कि पार्टीज मीन्स पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन एंड इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। तो ये पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं किया अंडर सेक्शन में, ये पूरा क्लेरिफाई नहीं किया है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, ये वैलिड है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो कि बोथ द पार्टीज, दोनों जो पार्टीज का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि उसका दोनों का इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं A1 करियर एकेडमी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। या सिद्धार्थ सर जो है वो A1 करियर एकेडमी में जॉब कर रहे हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट। उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, विदाउट एग्रीमेंट वो कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन अब ये दोनों पार्टी का मतलब सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ज्वाइनिंग लेटर दो, लेकिन दूसरी सर बोल रहे हैं कि नहीं हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे। जरा सोचो, तो ये गलत होगा, क्योंकि दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि ज्वाइनिंग लेटर एक देने वाला जो कंपनी है और लेने वाला जो साइन करने वाला है, दोनों का इंटेंशन जरूरी है, तभी रिलेशनशिप होगा, तभी क्या होगा, लीगल रिलेशनशिप। लीगल फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज आप जानते ही हो, जो भी उसके लिए स्टैम्प पेपर लाना है, सिग्नेचर करना है, उस पर स्टैम्प करना है, ये सब क्या सब फॉर्मेलिटीज है। ओके, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जैसे वो होना ही है। एग्जाम्पल के लिए अब सिद्धार्थ सर को बोले दोषी सर कि आपको इस मंथ 2 लेक्चर रखना है लीगल एप्टीट्यूड का, या 2 लेक्चर मैथ का रखना है, ठीक है। इन्होंने बोला कि ठीक है सर हम रख देंगे। अब उन्होंने 2 लेक्चर रख दिया, इट मीन्स व्हाट, ये सर्टेन है, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का 2 लेक्चर रख सकते हैं, उसके हाथों में है, वो उसको शेड्यूल कर सकते हैं और लेक्चर रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ध्यान से सुनना। अब मान लो एक मैजिशियन है, मैजिशियन जो है वो ऑडियंस को बोला कि मैं यहाँ पे वर्षा करवाऊँगा, अभी मैं यहाँ बारिश करवाऊँगा, यहाँ बारिश होगी। अब जरा सोचो, इट इज़ क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, ये सर्टेनिटी नहीं है, ये होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। सो इफ़ अ मैजिशियन मेड एन एग्रीमेंट विद द ऑडियंस टू रेनफॉल, मीन्स कि हम मैजिक के थ्रू रेनफॉल करवाने वाले हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सच काइंड ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। आई बात समझ में, तो पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। पॉसिबिलिटी मीन्स व्हाट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। टू पार्टी, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टी बोला है,
मोर देन 2 पार्टी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ABC बैंक। ABC एक बैंक है मान लीजिए। अब ABC एक बैंक है। अब बैंक में मान लो कि आप कुछ मनी डिपॉजिट करे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट FD। अब इस बैंक में जो है FD सोनाली भी कर रही है, ठीक है। सोनाली भी जो है ना वो FD जो है वो 2 लाख का कर रहे हैं, ठीक है। और पूर्ति है वो भी जो है इस बैंक में क्या है कि 3 लाख रुपीज की जो है ना वो क्या कर रही है, ओके, FD कर रहे हैं। आप जानते हो जो FD होता है, अब FD में ये बैंक बोला है कि अगर आप FD करते हो फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिस पे आपको 12% एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 12% इंटरेस्ट मिलेगा। सो एक्चुअली आप भी सिग्नेचर करने वाले हैं, पूर्ति भी सिग्नेचर करने वाले हैं, और अदर क्लाइंट जो क्लाइंट है, जो बाकी क्लाइंट है, वो भी सेम कंडीशंस, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे सिग्नेचर करने वाले हैं। इसलिए तो यहाँ पे देखो क्या है कि बहुत सारे पार्टी हो रहे हैं, एक ही पार्टीज नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टीज। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बैंक के साथ क्या है, मल्टीपल पार्टीज है। पूर्ति भी पार्टी है एक बैंक के साथ, सोनाली भी पार्टी है, और अदर कस्टमर्स भी उसके पार्टी है। आई बात समझ में? लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें 2 पार्टी, कम से कम 2 पार्टी होना ही चाहिए। क्लियर? ओके, डन। ओके, ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय 1 पार्टी। अब देखो ये जो 12% का जो इंटरेस्ट का ऑफर किसने दिया? बैंक ने दिया। किसको दिया? तो सारे क्लाइंट्स को, सारे कंज्यूमर्स को या सारे कस्टमर्स को दिया उन्होंने कि ठीक है, अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम आपको 12% एनुअली इंटरेस्ट देंगे। सो दिस इज एन ऑफर बाय द बैंक। ये एक ऑफर है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। अच्छा, इसको एक्सेप्ट कौन करने वाले हैं? क्लाइंट, कस्टमर और कंज्यूमर। तो ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। अब आप और पूर्ति, सोनाली और पूर्ति जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, हम आपके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो हमारा डिपॉजिट है उसको फिक्स टाइम के लिए आपके बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यू एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बैंक, सो दैट इज द व्हाट? एक्सेप्टेंस। ओके, ये एग्जाम्पल चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? गुड। ओके, थर्ड, lawful consideration, the agreement shall be supported by the lawful consideration। अब देखो वहां पे ये lawful होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए जरा सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मैं आपको 2 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। बहुत सारे मूवी में आप लोग देखे होंगे, एक मूवी है, कौन सा है, फिर हेरा फेरी, बोलते हैं 21 दिन में पैसा डबल। अब 2 दिन 21 दिन में पैसा डबल, जरा सोचिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलते हैं कि हम आपको पैसा डबल कर देंगे। सो दिस काइंड ऑफ द ऑफर इज नॉट अंडर द कंसिडरेशन। ऐसे ऑफर को हम कंसिडरेबल ऑफर नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स व्हाट, कि ये जो है एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाए। आई बात समझ में? तो हम बोलेंगे कि जो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मीन्स व्हाट, कि जो एक्सेप्टेंस हुआ है, जो एग्रीमेंट है, वो एक्चुअली वैलिड होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए, कि ठीक है ये ऐसा हो सकता है। कंसिडरेबल का मतलब होता है कि दैट कैन बी डन, मीन्स व्हाट, ये इम्पॉसिबल टाइप का ना हो। तो ये समझ में आ गया होगा कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे बैंक का ऑफर था और लॉफुल कंसिडरेशन, लेकिन अभी यहाँ पे चिट फंड की बात कर रहा था, ये एक तरह की चिट फंड होती है, तो चिट फंड का जो ऑफर था वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं था। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल, एज आई टोल्ड यू। अब जरा सोचो, यू वांट टू ओपन योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी। आपने एक कंपनी बनाया ABC। अच्छा, इस कंपनी में
आप इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज हार्मफुल फॉर द पीपल। अब लोगों के लिए वो हार्मफुल है, लोगों के लिए क्या है वो सही नहीं है, लोगों के लिए क्या है वो गलत है। या ऐसा समझो ना कि मतलब दो पार्टी है ए एंड बी। सुन, आपका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता कि चल ठीक है, मान लो कि सोनाली है और पूर्ति है। अब दोनों के बीच में क्या है एग्रीमेंट बना है, किसका एग्रीमेंट बना है? तो ड्रग्स का। सोनाली बोलती है कि ठीक है पूर्ति को कि मैं तुमको 2 लाख रुपीज़ की ड्रग्स दूंगी। आप पूर्ति बोलते हैं कि ठीक है। अब ये एग्रीमेंट, जरा सोचो, जो ड्रग्स एक्टिविटीज़ है वो लॉफुल है, जो स्मगलिंग है लॉफुल है? स्मगलिंग लॉफुल नहीं है। अगर स्मगलिंग लॉफुल नहीं है तो इसमें जो है लीगल, ध्यान सुनना, इसमें लीगल एनफोर्सबल नहीं होगा। ओके, लीगल एनफोर्सबल नहीं होगा। क्लियर ना? देखो आप पूर्ति का नाम लिया और गायब। उसका नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है चलो, वो वीडियो देख लेगी। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको कि द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल, जैसे स्मगलिंग हो गया इलीगल, ड्रग्स एडिक्शन क्या हो गया इलीगल। अब मान लो कि एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, वो बोलता है कि ठीक है मुझे इतने का ड्रग्स चाहिए, और सेकंड पार्टी जो है पैसा लेकर के नहीं दिया, मान लो, या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बट दैट इज द इलीगल, वो इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ competent or capacity to contract, the parties to be contract shall be competent to contract. competent means what? capable होना चाहिए, वो capable होना चाहिए। for a person to become competent to contract, such person should be measure 18 years of age. competent means what? the person should be capable, वो कैपेबल होना चाहिए। आप मान लो कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं वो सही से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि वो कॉम्पिटेंट का मतलब है कि 18 साल से ऊपर के पर्सन पार्टी होना चाहिए। सेकेंड, ये साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसे व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नीरव मोदी जो अभी क्या है इंडिया से बाहर चला गया है, कुछ ऐसे जो है एब्सकॉन्डेड पर्सन है जो इंडिया से बाहर चला गया है, एंड यू आर डूइंग बिजनेस विथ दैट पीपल, उस पर्सन के साथ जो है आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, सो सच काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ बिकॉज द सेकेंड पार्टी इज डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ। क्लियर? ओके, now free consent, there shall be free consent between the parties to the contract. free consent means what? free consent का मतलब है कि वो प्रॉपरली उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया, उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद बहुत देर तक सोचा, सोचने के बाद फिर वो अपने मन से डिसीजन लिया, विदाउट एनी फोर्सफुली एक्टिविटीज द सेकेंड पार्टी टेक्स द डिसीजंस और एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि free consent means what? There shall be free consent between the parties to the contract. Consent is said to be free when the following elements are absent under section 14 of ICA 1872। अब देखो क्या नहीं होना चाहिए, coercion। coercion का मतलब क्या होता है? forcefully। सेक्शन 15 के अंदर क्या है? forcefully। forcefully जो है वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। फ्रॉड करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स वर्ड की, जैसे एग्जांपल के लिए कभी किसी को ब्रेन वॉश करता है, या ब्रेन वॉश करने के बाद जो है या कभी किसी को लालच देता है, ग्रीड देता है कि आप ये काम कर लो एंड एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए जरा सोचो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा। अब अलकायदा जो है वो किसी पर्सन को बोलता है कि अगर तुम उसको मार डालोगे, मर्डर कर दोगे, तो हम तुमको 5 करोड़ रुपया देंगे। ऐसे आप लोग न्यूज़ में बहुत सारा देखते होंगे। तो ये जो दे रहा है एक्चुअली मीन्स व्हाट? अ काइंड ऑफ द
ग्रीड दे रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन वो ग्रीड दे रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए। देखते हो ना ये सब क्या है, इफ ऑल कोर्सन फ्रॉड मिस्टेक अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसे कंसेंट्स जो है ऐसे इस तरह की जो है चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड द वर्ड फ्री कंसेंट। ओके, अब मान लो किसी से ज़बरदस्ती अगर साइन करवा रहे हैं उसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, किसी को लालच दे के अगर साइन करवा रहे हैं उसको भी हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड भी होता है बहुत जगह पे आप देखते होंगे, वो भी क्या है, कंसेंट नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मिस व्हाट, कि उसको गलत चीज़ बता करके, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि हम लोग को कुछ और बताता है, होता कुछ और है, जो कि वो सही नहीं है। और मिस्टेक, आई बात समझ में, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? ओके, अगर इस तरह के एलिमेंट्स हुआ, इफ सच काइंड ऑफ द एलिमेंट इज, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एंड दैट इज नॉट कॉल्ड द फ्री कंसेंट, उसको फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, intention to create legal relationship, the intention of the parties to a contract must to be created a legal relationship between them. Example, a husband promising his wife to buy her a necklace on occasion of her birthday is not a contract. वही बता रहा हूँ कि जो इंटेंशन होना चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर बोलता, जरा सोचो, अब यहाँ बोलता a boy is ready to marry to his गर्लफ्रेंड। चलिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल, मैं इन द कोर्ट, ध्यान देना, इन द कोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है कि कोर्ट, कोर्ट मीन्स व्हाट, दोनों का इंटेंशन क्या है कि दोनों का, गर्ल्स एंड बॉयज, अगर दोनों का इंटेंशन है कि ये लीगल होना चाहिए, मीन्स क्या, कोर्ट मैरिज होना चाहिए। कोर्ट मैरिज मीन्स व्हाट, अ काइंड ऑफ लीगल मैरिज। वैसे मैरिजेस तो सारे लीगल ही होता है, इलीगल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोर्ट वर्ड मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको लीगल एलिमेंट समझ में आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं तो एक्चुअली इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर कोर्ट मैरिज इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट मैरिज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखना। लेकिन हम लोग का जो अरेंज मैरिज होता है, तो अरेंज मैरिज या टेम्पल में जो मैरिज होता है, ये सब जितने भी है वो सब के सब क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब क्या, सब के सब हमारा इमोशन है, एंड वी आर टाइड विद द इमोशंस फॉर दिस सेवन बर्थ, वही है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया आपको कि देखो सेम है। अब एक बोलता है कि हम तुम्हारे बर्थडे पे मैं नेकलेस खरीद के ला दूंगा, और ये लड़का बोलता है कि ठीक है तुम्हारे बर्थडे पे जो है हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, एंड कोर्ट मैरिज, तो इसका मतलब कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ये क्या है, लीगल इंटेंशन है कि ठीक है हम लीगली करेंगे। लेकिन हम क्या है कि तुम्हारे बर्थडे पे हम नेकलेस ला के दूंगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इंटेंशन नहीं है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लियर ना? ओके, गुड। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। मैंने बताया कि जो एग्रीमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हो जाए। जैसे मैंने बताया कि एक मैजिशियन ने बोला कि मैं वर्षा करवा दूंगा, या मैं इस लड़का को मैं कुछ अदर ऑर्गेनिज्म बना दूंगा, अदर एनिमल बना दूंगा, तो ये सब क्या है, ये सब क्या, सब पॉसिबल नहीं है। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल, इफ ए प्रोमिसेस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, ए बी को बोला कि ठीक है मैं मैजिक से रेनफॉल ला रहा हूँ, मतलब ला दूंगा, सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। क्लियर? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसको ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज, हाँ,
रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फॉलोड एज ए टोल्ड यू। ये सब मैं पूरा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे बताया आपको लैंड वाला कि अगर उनको लैंड ए जो है या सोनाली जो है अपने ज़मीन जो है वो बी को मतलब पूर्ति को देगी, तो दोनों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे पूर्ति के नाम पर ज़मीन करना पड़ेगा, दोनों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये सब क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऑफ़र की। ऑफ़र वैसे बता दिया हो, लेकिन अब जो है बहुत सारे टाइप्स के ऑफ़र होते हैं। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ऑफ़र दैट मीन्स व्हाट, प्रपोजल। फर्स्ट पार्टी गिव्स प्रपोजल टू द सेकेंड पार्टी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल, बहुत सारे टाइप्स के जो है ऑफ़र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र मीन्स व्हाट कि द ऑफर इज ओपन फॉर ऑल द पर्सन, ये सब के लिए ऑफर है, मीन्स ग्लोबली ये एक्सेप्टेबल है, ये सब के लिए खुला है, ओपन है। लेकिन अगर बात करेंगे हम स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर मीन्स व्हाट कि ऐसा ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, ये सब के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, तो हम बोलेंगे उसके स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वही हम देखते हैं क्या क्या है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to the, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही सेम रिपीटेड है। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट में ही, ये वही है सेम डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। जनरल ऑफर, इट इज़ एन ऑफर टू दी होल वर्ल्ड, ये सब के लिए ये ऑफर है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ऑफर है। ओके, ये सब के लिए ऑफर है। या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कुछ इंडियन है और कुछ जो है नॉन इंडियन है। ओके, तो ऐसे भी होता है कि इंडियन के लिए जो है जैसे गवर्नमेंट जॉब है, अब गवर्नमेंट जॉब है वो सब के लिए नहीं है, मतलब नॉन इंडियन के लिए नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है वो उसके लिए इंडियन होना ज़रूरी है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी जनरल ऑफर फॉर द इंडियन पीपल। पूरे वर्ल्ड के लिए हो भी सकता है, नहीं भी। पूरा वर्ल्ड का मतलब है मेनी पीपल, सिंपल ये समझ लो आप। होल वर्ल्ड मीन्स व्हाट, फॉर मेनी पीपल। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज आप लोग आगे अगर आप लोग एलएलबी करोगे, एलएलबी के बाद जो है होता है इंडियन जुडिशियल सर्विस। क्या होता है? इंडियन जुडिशियल सर्विस। अगर ये पास करते हो तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, डिस्ट्रिक्ट जज। तो इन दैट सिचुएशन सपोज दिस ऑफर आईजीएस मीन्स इंडियन जुडिशियल सर्विसेज अ काइंड ऑफ ऑफर टू दी पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब क्या है यहाँ पे कंडीशन है, मीन्स व्हाट, जो एलएलबी किया है, क्या है, जो एलएलबी किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला है कि वो इंडियन है, ध्यान से देखना, इंडियन है, इंडियन है। थर्ड कि जिसका एज जो है वो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में है, एंड एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। तो हम इस तरह के ऑफ़र जो है, इस तरह का जो ऑफ़र है उसको भी हम जनरल ऑफ़र ही बोलेंगे। ऑल्दो दिस ऑफर इज ओनली फॉर दी सम सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, कुछ लोगों के लिए ही है, पूरे लोगों के लिए नहीं है, सब के लिए नहीं है, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर। क्लियर? अगर होल वर्ल्ड नहीं भी है लेकिन फॉर मेनी पीपल है, बहुत लोगों के लिए है, तो हम उसे बोलेंगे ये जनरल ऑफर है। चलिए सेकेंड, स्पेसिफिक ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। अब देखो, जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, जैसे हम बात करते हैं करण जौहर। इन्होंने एक ऑफर निकाला है कि जो भी मेरे फिल्म में काम करेगा, अब जो भी मेरे फिल्म में काम करेगा उसको हम क्या करेंगे, दिवाली पे जो है हम क्या करेंगे, पिकनिक लेके जाएंगे। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे उनके फिल्म में जो लोग भी, जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी आर्टिस्ट काम किया है, अब वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन सबकी बात नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, दिवाली पिकनिक पे ले जाएंगे, दिवाली में पिकनिक पे ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड ऑल ऑफ
दोज पीपल विल गो टू द पिकनिक ऑन दिवाली। तो ये समझ में आ गया आपको कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। मतलब ये अदर के लिए नहीं है, जो उनके फिल्म में काम कर रहे हैं उन्हीं आर्टिस्ट के लिए है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर? हेलो, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, बोलिए। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं मीन्स एक एग्जांपल मैं दूं। हाँ बोलिए। बिग बॉस, उससे सबको समझेगा। हाँ क्या बात है, बिग बॉस, ठीक है ना। तो बिग बॉस जो है, एक्चुअली बिग बॉस में जो भी लोग गए हैं, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो भी है ऑफर, वो स्पेसिफिक ऑफर है। वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन बिग बॉस मैं नहीं देखता ना, दिक्कत ये है, कभी कभी देखता हूँ, पहले देखता था। बट अभी देखो अच्छा आता है, सीजन 18 बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे, आप बोली है तब देखेंगे। चलिए, एक्सप्रेस ऑफर। इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स, ईदर ओरल और इन राइटिंग। अब देखो, एक ऐसा है सिर्फ शब्दों से होता है, मतलब ये ऑफर जो है वो शब्दों से होता है, लिखित में भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑफर है, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। ये लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट दिया है ओरली या लिखित में दिया है, बस दैट्स ऑल। लेकिन ये लीगल सपोर्टेड नहीं है, तो लीगल सपोर्टेड नहीं है तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 में बोला कि अगर आप लोग मुझे वोट दोगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो मैं सारे ब्लैक मनी जो है अब्रॉड में स्विच बैंक में है, वो मैं इंडिया में लेकर आऊंगा। ऐसा उन्होंने एक ऑफर दिया था, लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया, उनको वोट भी दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बने भी, लेकिन ब्लैक मनी इंडिया नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑफर था वो क्या था, एक्सप्रेस ऑफर था, राइट? ओके, चलिए। implied offer, it is an offer which is made by the conduct और gesture of the parties। अब देखो, ये जो implied है, ये एक ऐसा ऑफर है जो पार्टी के जेस्चर और कंडक्ट से होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग का फ्रेंड सर्कल है, आप लोग जैसे सोनाली है, पूर्ति है, रानी है, ऐसे कुछ गर्ल्स है मान लीजिए, ठीक है, श्वेता है, ऐसे मान लीजिए कुछ गर्ल है। ओके, अब जो है यहाँ पे रानी जो है वो बर्थडे गर्ल है, मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कि इसका बर्थडे है, ध्यान से ना, बर्थडे है। ओके, अब उनके बर्थडे ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनके लिए केक लाने के लिए श्वेता, पूर्ति, सोनाली, ये सब के सब बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बाकी के जो है इनमें कंट्रीब्यूशन किया। तो 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन किए, सोनाली भी एग्री, पूर्ति भी एग्री, श्वेता भी एग्री, सब एग्री है कि ठीक है, एग्री मीन्स एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर, ठीक है, ये ऑफर है, एक्सेप्ट कर लिया है। ये क्या है आपका, बाय कंडक्ट है, बाय जेस्चर है, यू आर डूइंग दैट थिंग, ये बाय वर्ड नहीं है कि जस्ट यूँ ही बोल दिया, यू आर डूइंग दैट थिंग। आप उनके बर्थडे के लिए, आप ऑर्गेनाइज करने के लिए वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं आप। तो ये इस तरह के ऑफर को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड ऑफर, राइट? क्लियर? ओके। काउंटर ऑफर, व्हेन अ पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। अब ध्यान से देखो, ये काउंटर ऑफर क्या होता है कि सोनाली पूर्ति को बोलती है कि कल हम लोग क्लास जाएंगे तो डिनर करेंगे, सॉरी लंच करेंगे, कल हम लोग क्लास जाएंगे, हम दोनों क्लास जाएंगे तो लंच करेंगे। सोनाली ये ऑफर देती है पूर्ति को, लेकिन लंच करूंगी तो पूर्ति जो है वो सेम टू सेम एज इट इज उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं की है। पूर्ति का एक कंडीशन उसको फिर बदली है, क्या बदली है
कि ठीक है हम लोग कल क्लास जाएंगे, लंच करेंगे, लेकिन लंच में मैं या हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मसाला डोसा खाएंगे। क्या? मसाला डोसा खाएंगे। आई बात समझ में? मतलब ये जो ऑफर था सोनाली का पूर्ति के लिए, लेकिन पूर्ति एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें कुछ मॉडिफाई किया, कुछ उसमें ऐड किया, या कुछ उसमें डिलीट किया, कुछ उसमें हटाया या कुछ बढ़ाया, तब जो है कंसेंटमेंट बना, तब जो ऑफर बना उसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्लियर? गुड। अब है क्रॉस ऑफर। अब देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है कि दो ऑफर बन गया है, दो ऑफर बन गया है, लेकिन दोनों ऑफर जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब एग्जांपल के लिए पूर्ति बोलती है सोनाली से, पूर्ति बोलती है सोनाली से कि देखो आज जो है ना हम लोग 7 बजे हम लोग का क्लास है, 7 PM का हम लोग का क्लास है, लीगल एप्टीट्यूड का क्लास है, ठीक है। तो हम लोग को क्लास अटेंड करना है। सोनाली बोलती ठीक है हम लोग को अटेंड करना है, मतलब दोनों एक्सेप्ट कर लिए, एग्री हो गए, दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट बन गया कि ठीक है हम लोग 7 बजे करेंगे। अब यहाँ पे पूर्ति एक और बात बोलती है, ध्यान देना, कि हम लोग, सोनाली बोलते हैं कि हम लोग 7 PM को ही हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में शॉपिंग करेंगे। ध्यान सुनना कि हम लोग क्या है, दोनों शॉपिंग करेंगे 7 PM को। अरे आपने पूर्ति के साथ एक एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं कि 7 PM को हम दोनों मिलके क्लास अटेंड करेंगे, और सेकेंड एग्रीमेंट आप दोनों बना रहे हैं कि हम लोग 7 PM को ही शॉपिंग करेंगे। बताइए ये जो ऑफर है, इस तरह के जो ऑफर को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर। मतलब ये सही नहीं है, मतलब एक साथ आप कैसे कर सकते हैं, ये दोनों होगा क्या? नहीं होगा ना? नहीं नहीं। करेक्ट। तो व्हेन टू ऑफर्स, देखो दो ऑफर है, एक ऑफर नहीं, टू ऑफर्स ऑफ द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस क्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम। आप देखते हो ना, एक ही टाइम पे दो ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मतलब नहीं हो जाएगा, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ये हम क्रॉस ऑफर बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया, राइट? ओके पुट्टी। तो पूर्ति अभी शॉपिंग नहीं करेगी, चलिए ठीक है। Now standing offer, an offer is a standing offer, it is intended to remain for। अब मान लो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं। स्टैंडिंग ऑफर इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट ऑफर। अच्छा, आप देखते हो कि कुछ ऐसे दिवाली का ऑफर होता है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उसमें टाइम होता है कि अगर इस टाइम में या दिवाली के ओकेशन पे आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा या वट एवर, ये ऑफर है। लेकिन अगर उसमें टाइम नहीं है, ऐसा ऑफर जिसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम उसमें नहीं दिया गया है, तो सच काइंड ऑफ द ऑफर इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडिंग ऑफर। वो हमेशा के लिए है। आई बात समझ में? चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ जाएंगे। ओके जैसे आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे एक ऑफर है, बैंक बोलता है कि आप मेरे बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो मैं आपको एक डेबिट कार्ड दूंगा। क्या दूंगा? एक ATM कार्ड दूंगा, डेबिट कार्ड दूंगा। अब इसके लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल दिया है कि मेरे बैंक में अगर अकाउंट ओपन करोगे तो इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट मैं आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दूंगा। दिस इज एन ऑफर, बट यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, तो बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर। ओके, ये स्टैंडिंग ऑफर हो जाएगा, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया?
ओके, नाउ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। बहुत सारे ऑफर होता है, कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है, ध्यान से देखना। ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड मीन्स व्हाट? द ऑफर इज मेड बाय वर्ड। इम्प्लाइड मीन्स द ऑफर इज मेड बाय कंडक्ट। तो बताया था आपको, एन ऑफर may be expressed or may be implied from the conduct of the parties or circumstances of the case. Offer may be specific or general. तो देखो यहाँ पे क्या है, essential of valid offer। देखो ये expressed या implied अगर होता है, या मान लो कि ऑफर स्पेसिफिक है या जनरल है, हम किसको वैलिड बोलेंगे? तो वैलिडिटी के लिए है यहाँ पे, अ स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it has been made, no one else can accept such an offer. A general offer is an offer made to the public at large. ये सब मैं पूरा ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट ना? ओके, ठीक है। तो ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वैलिड कब होगा? ऑफर चाहे एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, ऑफर चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल हो, ये वैलिड कब होगा? इसको वैलिड कब बोलेंगे? तो मैंने बताया कि अगर कोई ऑफर देता है, ओरली देता है या रिटर्न में देता है, सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट करता है, अगर एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद फिर क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों का ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, एंड ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, से फॉर एग्जांपल अ डिनर इनविटेशन एक्सटेंडेड बाय ए टू बी इज नॉट अ वैलिड ऑफर। तो इसका मतलब होता है कि जो पॉसिबल है, जिसके लिए लॉ बनना जरूरी है या लीगल सपोर्टेड है, लॉ सपोर्टेड है, लॉ सपोर्टेड अगर ऑफर है, दैट इज द लीगल ऑफर और वैलिड ऑफर। इस सिंपल वर्ड में आपको ऐसा याद रखना है, लॉ सपोर्टेड और लॉ इन्फोर्स्ड ऑफर इज अ वैलिड ऑफर, एंड लॉ नॉन लॉ इन्फोर्स्ड ऑफर इज द व्हाट? इनवैलिड ऑफर। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑफर है लेकिन लॉ से क्या है, ये सपोर्टेड नहीं है, तो हम बोलेंगे इनवैलिड ऑफर। आई बात समझ में? सिंपल वर्ड में आपको ऐसे रखना है, वैलिड मीन्स व्हाट? अंडर लॉ आएगा वैलिड, अंडर लॉ नहीं आएगा इनवैलिड। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑफर जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है या कुछ अगर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है, जैसे LIC है या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही छोटा में लिख देता है, मतलब आपको ऑफर बहुत ही बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है कि ये ऑफर है, ये ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत ही छोटा में लिख देता है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, राइट? ठीक है, अगर वो रीडेबल है, उसको रीड कर सकते हैं, तब तो ठीक है। अगर मान लो वो रीडेबल नहीं है, उसको कोई प्रॉपर रीड भी नहीं कर सकता है, या वो डबल मीनिंग का है, उसका सही से मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके बोलेंगे वेग है। इसलिए बोलता है कि जो ऑफर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और वेग होना चाहिए। वेग इन द सेंस, सॉरी नॉट वेग होना चाहिए, मतलब क्या, ये ओपेक नहीं होना चाहिए, ऑब्सक्योर्ड नहीं होना चाहिए, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो द टर्म्स ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वेग, आई बात समझ में? या कंफ्यूजिंग, डबल मीनिंग का नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अक्सर करते हैं। कौन करते हैं? एडवर्टाइजमेंट वाले कंपनी लोग ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ए ऑफर्स टू बी फ्रूट्स, अब ध्यान दो यहाँ पे, ए ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ 5000, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। अब बोलो क्यों नहीं वैलिड ऑफर है? ध्यान से देखो, ए ऑफर देता है बी को कि 5000 रुपये का फल है, फ्रूट्स है, तो दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर। वाई? बिकॉज अब ये जो फ्रूट्स है वो कौन सा फ्रूट्स है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि विच काइंड ऑफ फ्रूट। अब ये फ्रूट मैंगो है और बनाना है या
विच टाइप का फ्रूट है, एक तो क्या है उस ऑफर में ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा फ्रूट है। सेकेंड, इसमें इसमें क्वांटिटी भी मेंशन नहीं किया है कि कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी मेंशन नहीं किया है। थर्ड, कि ये फ्रूट का कंडीशन कैसा है, ये फ्रूट का कंडीशन कैसा है, ये फ्रूट जो है वो क्या है, क्रूड है मतलब कच्चा है या पका है या सड़ा है, तो ये भी नहीं किया है। मतलब आप समझ रहे हो कि ना इसमें कंडीशन दिया है, ना इसमें कौन सा फ्रूट है वो बताया है, ना उसकी क्वांटिटी बताया है। इसका मतलब है ये वेग है, ये क्या है, क्लियर नहीं है, ये ऑफर क्लियर नहीं है, वेग है, राइट। इसलिए कभी भी अगर ऑफर होता है तो वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। आप देखो यहाँ पे क्या है, सोनाली ऑफर देती है पूर्ति को, सोनाली अगर पूर्ति को ऑफर देती है कि ठीक है कल अगर हम लोग आएंगे तो पानी पूरी, या कल तुम आओगे तो मैं पानी पूरी खिलाऊंगी, ध्यान सुनना, कल तुम आओगी तो पानी पूरी खिलाऊंगी, मतलब ये सोनाली बोल रहे हैं कि मैं पानी पूरी खिलाऊंगी। किसको, पूर्ति को। पूर्ति बोलती है कि ठीक है मैं आऊंगी, एक्सेप्ट हो गया। अब ये जो ऑफर है ध्यान देना, तो जो ऑफर दे रही है इसको बोलते हैं ऑफरर, इसको तो सोनाली क्या हो जाएगी, ऑफरर हो जाएगी, सोनाली हो जाएगी ऑफरर। सोनाली बिकम ऑफरर एंड पूर्ति बचेगी ऑफरी। आए बात समझ में। तो जो प्रपोजल दे रही है वो ऑफरर, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है वो ऑफरी। ओके, so no offeree can accept the proposal without knowledge of the offer, मीन्स ये ऑलरेडी एक ऐसा केस हुआ था, ऑफरर होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफरर, वही बोल रहा है कि बिना ऑफर। अब एग्जांपल के लिए अरे सॉरी, एग्जांपल के लिए पूर्ति जो है वो सोनाली को बोलती है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, और सोनाली जो है ना वो टाइम नहीं बताया, सोनाली ने ऑफर दिया था कि कल शाम को तुम आओगी तो मैं तुमको पानी पूरी खिलाऊंगी। आपूर्ति जो है फिर वो एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्ति जो है वो शाम का टाइम जो है वो बताया नहीं। अब शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो टाइम नहीं बताया, तो पूर्ति जो है वो पहुंच जाती है 7 बजे, लेकिन सोनाली जो है इसका वेट कर रही थी 5 बजे। तो आप अगर पूर्ति को अगर 7 बजे आना था तो उसको बताना चाहिए, उसको नॉलेज देना चाहिए कि मैं 7 बजे ही फ्री हूँ, 7 बजे ही मैं आऊँगी। तो यही बता रहा है कि इस तरह का भी ऑफर जो है, प्रपोजल जो है नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो ये ऐसा एक केस हुआ था। अब है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो है एक ऑफर नहीं होता है, प्राइस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, प्राइस का जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एन ऑफर। समझ में आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। ओके अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस इज नॉट एन ऑफर मीन्स व्हाट कि यू शॉप्ड समथिंग, आपने कुछ कपड़े खरीदे, आपने शॉपिंग किया, कुछ कपड़े खरीदे तो आपका जो है प्राइस का लिस्ट आ गया, प्राइस का लिस्ट आ गया, मतलब क्या, उसको हम ये जो लिस्ट है प्राइस का, उसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ऑफर है। हो सकता है मान लीजिए कि ये जो ड्रेस है, अब इस ड्रेस का जो है ना, मतलब जो ड्रेस है मटेरियल है, और उसका जो है प्राइस है 2000 रुपीज़, कितना है 2000 रुपीज़, ठीक है, उसका प्राइस है 200 रुपीज़, लेकिन आपको दिया कितने में, 1500 रुपये में, कितने में दिया, 1500 रुपये में दिया। आई बात समझ में। विदाउट, इसको हम ऑफर नहीं बोलेंगे, आपको 1500 में दिया। हाँ, अगर ये पहले बोला होता, पहले बताया होता कि जितना प्राइस है उस पर 20% हम डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं, देन इसको हम बोलेंगे 20% को हम बोलेंगे कि ये ऑफर है। लेकिन आपको 2000 का है, लेकिन पता नहीं आपको 1500 रुपीज़ में दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है प्राइस का, उसको हम क्या ऑफर नहीं बोलेंगे, अगर वो लिखा नहीं है तो।
ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। आप देखो ऑफर में नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए। द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एग्जाम्पल के लिए ए ऑफर्स to sell his car to B for 5,000 rupees. If the offerer is not rejected by Monday, it will be considered as accepted. आप देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ही का बता देता हूँ, चलो ठीक है। सोनाली जो है वो पूर्ति को सेम ऑफर देती है जो मैं अभी दिया था कि कल शाम को मैं तुमको पानी पूरी खिलाऊंगी। अब पूर्ति यस और नो कुछ नहीं बोली, यस और नो कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रही। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्ट कर ली है। आई बात समझ में? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब बातें करते हैं और किसी को बोलते हैं कुछ चीज़ें और वो कुछ नहीं बोलता है, मतलब सामने से में रिप्लाई नहीं आता है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि ठीक है वो एक्सेप्ट कर ली है, वो कल पानी पूरी खाने आ जाएगी। लेकिन अगर वो यस और नो नहीं बोली है तो हम इसको वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? ओके। A mere statement of intention is not an offer. Thus, a person who attended the advertised place of auction could not sue for breach of contract if the auction was cancelled. अब एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो ऑफर नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक ज़मीन है या एक मकान है, ये एक मकान है, ये जो है एक बंगलो है। अब ये बंगलो का ऑक्शन होने वाला है। एक स्टेटमेंट है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है कि ये बंगलो है, इस बंगलो का ऑक्शन जो है वो एक्चुअली क्या है कि 6 नवंबर 2024 को होने वाला है ऑक्शन का। किसी कारण से अभी ये ऑक्शन का जो ये स्टेटमेंट था, एडवर्टाइजमेंट था, वो कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल हो गया है तो हम जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑक्शन का जो एडवर्टाइजमेंट था या ऑफर था, तो दिस इज नॉट द वैलिड ऑफर, इसको हम वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। क्लियर? ओके। या इसको हम क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे। चलिए ओके, टाइम है भी हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। दोनों में अलग सिंपल है, वैसे आप लोग समझ जाएंगे। सिंपल देखो, एक होता है और व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल, हिज नोन एज एन ऑफर। तो अगर मान लो कि सोनाली जो है वो बी को, सोनाली जो है वो पूर्ति को बोलते हैं कि कल तुमको पानी पूरी खाना है साथ में, या ऐसा बोलते हैं कि कल जो है तुम पानी पूरी नहीं खाओगी। मतलब हाँ भी, जो भी आपका स्टेटमेंट, जो भी आपका प्रपोजल है, यस और नो वाला जो भी है, तो हम वो है इसको बोलेंगे कि ये ऑफर दिया, आपने ऑफर दिया कि कल मैं तुमको पानी पूरी खिलाऊंगी, दिस इज एन ऑफर। लेकिन यहाँ पे आपने बोला, उसको इनवाइट किया। इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन मीन्स फर्स्ट यू इनवाइट दी, मतलब फर्स्ट सोनाली जो है वो पूर्ति को इनवाइट करती है, और इनवाइट करती है अगर पूर्ति अगर उसके पूरे स्टेटमेंट को सुनती है, समझती है और फिर अपना असेंट देती है, तब ऑफर हो जाएगा। लेकिन वो जस्ट बोलती है, सिर्फ सोनाली बोली है, पूर्ति अभी तक कुछ नहीं बोली है, पूर्ति अभी यस और नो कुछ नहीं बोली है। अगर पूर्ति यस और नो बोल देगी तब वो ऑफर होगा, वो ऑफर रिजेक्टेड होगा या एक्सेप्टेड होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ पूर्ति बोली कि अगर कल तुम आओगे तो मैं पानी पूरी तुमको खिलाऊंगे, ये एक इन्विटेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इन्विटेशन ऑफर से पहले क्या होता है? इनविटेशन होता है, राइट? तो वही है, व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर, इट इज नोन एज इनविटेशन टू ऑफर। आप देखो कि वो इनवाइट की है, पूर्ति को सोनाली इनवाइट की है। अब वो एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। डिफाइंड इन, ये एक्चुअली ICA 8072 में सेक्शन 2A में इसको डिफाइंड किया गया है, लेकिन इसको डिफाइंड नहीं किया गया है बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसका है टू रिसीव ऑफर्स फ्रॉम द पीपल एंड
निगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। जैसे मैंने बताया कि वो निगोशिएट भी कर सकती है कि नहीं, पानी पूरी के अलावा जो है मुझे इडली और सांभर भी खाना है, या ऐसा कुछ निगोशिएट भी कर सकती है, तब ऑफर कंप्लीट होता है। एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, यस, ये जो है नो। कंसिक्वेंस, द ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, तो एग्रीमेंट हो जाता है। एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट इज मेड। जैसे बताया कि अगर पूर्ति यस और नो में रिस्पॉन्ड कर देती है तब ऑफर बनता है। इन्विटेशन तब ऑफर बनेगा जब पूर्ति सोनाली को यस और नो में आंसर दे देगी। इतना क्लियर? चलिए ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है, एक भी वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट। ओके। ओके, अब आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है, वापस बोलो। हेलो। हाँ अभी ठीक है। ओके, चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हार्वे वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग अ जमैकन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फेसी। फेसी का एक प्रॉपर्टी था जमैका, जमैका एक कंट्री का नाम है, वहाँ प्रॉपर्टी था। तो ये हार्वे जो है एक टेलीग्राम भेजता है, टेलीग्राम भेजता है कि विल यू से अस बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस आंसर्ड पेड। ध्यान देना, यहाँ पे बोलता है कि जो लोएस्ट प्राइस है वो मुझे टेलीग्राफ करो। अब जो है यहाँ पे फेसी रिस्पॉन्डेड स्टेटिंग बम्पर हॉल पेन 900 यूरो। 900, ये रियल केस है कि 900 यूरो, बस इतना ही बेचारा बोला है और कुछ नहीं बोला है। अब जो है हार्वे रिस्पॉन्स स्टेटिंग दैट ही वुड एक्सेप्ट 900 यूरो एंड आस्किंग फेसी टू सेंड द टाइटल डीड। क्योंकि हार्वे ने उससे पूछा था कि लोवेस्ट प्राइस मुझे भेजो तुम्हारे अपने प्रॉपर्टी का, उन्होंने जस्ट यूँ ही भेज दिया कि बम्पर हॉल पेन कितना है, 900 यूरो है। तब हारे बोलता है कि ठीक है, अब जो है तुम मुझे टाइटल डीड्स भेजो। लेकिन फैंसी देन स्टेटेड ही डिड नॉट वांट टू सेल। ध्यान देना, बाद में बोलता है फैंसी कि नहीं, मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। आई बात समझ में? क्लियर? हार्वे सूड स्टेटिंग दैट द टेलीग्राम was an offer and he had accepted, therefore there was a binding contract। उन्होंने बोला कि टेलीग्राम में उन्होंने जो प्राइस बताया, इसका मतलब वो बेचने वाला है और बेचने वाला था, तो अभी मना कर रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है। ध्यान से सुनना। लेकिन सोनाली फिर से आ रही है? हेलो हेलो। हाँ वो वाले फोन का ना वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया इसलिए दूसरे से किए। ओके ओके ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है कि इन्होंने पूछा कि लोएस्ट कैश प्राइस बोलो, उन्होंने बोल दिया 900 यूरो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहा है मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, ये नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि 900 यूरो। अब फिर बाद में बोलता है कि मैं इसको नहीं बेचना चाहता, तो हार्वी जो है उसके अगेंस्ट केस लॉन्च कर दिया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन तो ये जो है ये इसका डिसीजन क्या हुआ, क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओके, तो टेलीग्राम वॉज एन इनविटेशन टू ट्रीट नॉट अ वैलिड ऑफर। ये जो टेलीग्राम था वो क्या था, इनविटेशन जो था उसका ट्रीट था, उसका जस्ट रिप्लाई था। उन्होंने जिसे रिप्लाई किया, उन्होंने पूछा कि लोवेस्ट प्राइस क्या है, उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है या उसको बेचना है। देयरफॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, द टेलीग्राम ओनली एडवाइज्ड ऑफ द प्राइस, सिर्फ प्राइस बताया। It did not explain other terms and information and therefore could not create any legal obligation. Harvey's telegram accepting the 900 euro was instead an offer which Facey could either accept or reject. He rejected it, so there was no contract created. देख ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट एक इनविटेशन टू ऑफर था। जब तक फेसी एक्सेप्ट ना कर लेते यस और नो, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिया था, अगर रिजेक्ट कर दिया है इट मीन्स व्हाट, दैट इज नॉट दी ऑफर। ये क्लियर ना? हेलो, ओके। एक्सेप्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, कितना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है, एक बार आपको देख लेना है। ये एक्सेप्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो मैं आपको दूंगा अभी पीडीएफ, ये पीडीएफ को आपको एक बार देख लेना है। ओके सोनाली, और फिर जो है हम लोग अब क्या क्वेश्चन करेंगे, अब जो है हम लोग इन दोनों टॉपिक पे लॉ ऑफ टॉट हो गया है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये दो टॉपिक हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे पैसेज वाइज, क्योंकि आप लोग को जो एग्जाम में पैसेज पूछता है, अब पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, राइट ना? तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो आज मैं ये पे स्टॉप करता हूँ।